हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने पिछली क्लास में एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10 हमने कवर करी थी। दो छोटी छोटी सी थी। एक तो आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 33 था और एक आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 था। ठीक है। अच्छा, आज हम शुरू करेंगे एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54। ठीक है। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले हमें पता है कितने सेक्शंस करने हैं। सेक्शन 54 करना है, सेक्शन 54 बी, सेक्शन 54 डी। अच्छा, सेक्शन 54 डी के अलावा हमें करना है सेक्शन 54 ई सी, सेक्शन 54 ई ई और सेक्शन 54 एफ। तो टोटल हमें कितने सेक्शंस पढ़ने? टोटल 6 सेक्शंस हमें पढ़ने हैं। चलो करना शुरू करते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिए, सबने थोड़ा समझने वाला केस है। देखो, सबसे पहला है सेक्शन 54। अच्छा सुनो, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन अवेल करना चाहते हो तो कौन सा असेसी सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन अवेल कर सकता है? या तो इंडिविजुअल या तो एचयूएफ। चलो मैं आपको ना एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं सेक्शन 54 क्या कहता है। देखो एग्जांपल, कौन सा सेक्शन पढ़ना है हमें? सेक्शन 54। देखो, अच्छा ये इस सेक्शन की डिडक्शन कौन सा असेसी अवेल कर सकता है? या तो इंडिविजुअल या तो एचयूएफ। ठीक है, तो चलो मैंने केस ले लिया है इंडिविजुअल का। मिस्टर ए, पता है मिस्टर ए के पास ना, ध्यान से सुनना सब, एक मिस्टर ए के पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी। मिस्टर ए के पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या करा? मिस्टर ए ने वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर बी को क्या कर दी? सेल, यानी ट्रांसफर। कौन सा असेट ट्रांसफर किया है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। तो सुनो, दो कंडीशंस बता दी मैंने आपको। पहले इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। दूसरा, ट्रांसफर किसका हुआ हो? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का। अब सुनो, मिस्टर ए ने अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर बी को क्या कर दी? ट्रांसफर। ट्रांसफर पे मिस्टर ए को हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितने रुपए का? 1,20,00,000 रुपए का। ठीक है, असम्पशन ली है। क्या हुआ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तीसरी शर्त सुनो, 3 शर्तें बता दी मैंने। पहला, इंडिविजुअल होना चाहिए या एचयूएफ होना चाहिए। दूसरा, ट्रांसफर किसका हुआ हो? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का। तीसरा, ट्रांसफर पे क्या आया हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सुनो ध्यान से, अब पता है गवर्नमेंट ने आपको क्या कहा? सुनो, गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा अगर आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर आप एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो, अगर एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यह पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कौन सा पैसा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट। चौथी शर्त, मैंने पूछा गवर्नमेंट से, मैंने कहा कहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस पैसे को? गवर्नमेंट ने कहा इस पैसे से आप 2 काम कर सकते हो। इस पैसे से आप 2 काम कर सकते हो। मैंने कहा कौन कौन सा? गवर्नमेंट ने कहा पहला काम, परचेज करो अनदर
रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। परचेज करो अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदो, या अगर खरीदना नहीं चाहते तो बना लो, कंस्ट्रक्ट कर लो, और कंस्ट्रक्ट अनदर। वो आपकी मर्जी है, परचेज करना या कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन मेन बात तो यह है पैसे को इन्वेस्ट कहां पर करना है, अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। तो मुझे बताओ, मुझे फिलहाल 4 शर्तें गवर्नमेंट की क्या क्या क्लियर हुई, सुनो 4 शर्तें। पहली शर्त असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ। दूसरा, कौन सा असेट ट्रांसफर किया है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। तीसरा, ट्रांसफर पे क्या आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो आप इस पैसे को क्या कर दो, इन्वेस्ट। चौथी शर्त, कहां पर इन्वेस्ट करना है, खरीद लो दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मतलब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, अब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो, खरीदनी नहीं तो बना लो। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि एक बात बताओ, खरीदने के लिए और बनाने के लिए कुछ टाइम लिमिट है क्या, कि इतने पीरियड में ही बनाना है या खरीदना है। गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल है। गवर्नमेंट ने कहा खरीदने के लिए टाइम लिमिट है 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लिमिट है 3 ईयर आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर। तो परचेज के लिए टाइम लिमिट है 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लिमिट है 3 साल आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो अज्यूम करूं मैं, सपोज आपने ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 16 जून 2019 को बेची, ये है डेट ऑफ ट्रांसफर, ये है डेट ऑफ ट्रांसफर। तो याद रखना, उन्होंने कहा परचेज करने के लिए टाइम लिमिट क्या है, परचेज करने के लिए उन्होंने कहा परचेज करने के लिए टाइम लिमिट है डेट ऑफ ट्रांसफर से प्रीसीडिंग 1 साल, मतलब 16 जून 18 से 15 जून 19 तक खरीद सकते हो, या फिर 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब 17 जून 19 से 16 जून 20 तक आप खरीद 16 जून 21 तक आप खरीद सकते हो। तो या तो खरीदो 1 साल पहले या खरीदो 2 साल बाद के अंदर अंदर। और बताओगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम लिमिट क्या दे रखी है, ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम लिमिट हमेशा ज्यादा होगी। परचेज करने के लिए टाइम लिमिट दी थी ना 2 साल बाद, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए दी है 3 साल बाद। तो 16 जून 19 से 3 साल, 17 जून 19 से 16 जून 22 तक आपको एक दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बताओ क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, सुनो 4 बातें हो गई हमारी। अब उन्होंने कहा पांचवी बात, उन्होंने कहा अगर आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर देते हो तो आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। कितनी, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कितनी एग्जेम्पशन ले सकता हूं, बात सिंपल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। तो
मुझे बताओ कितना एग्जेम्पशन ले सकता हूं, एलटीसीजी और अमाउंट इन्वेस्टेड दोनों में से जो भी बताओ क्या है लेस है। ठीक है, तो हमने कितनी शर्तें करी, 5। चलो एक बार मेमोराइज करते हैं पांचों शर्तें। पहली शर्त, असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ। क्या बेची हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बेचने पे क्या आया हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो इस पैसे को, इस 1,20,00,000 रुपए को क्या कर दो, इन्वेस्ट। मैंने कहा कहां पर इन्वेस्ट कर सकता हूं मैं, गवर्नमेंट ने कहा तुम इस पैसे को एक दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, खरीद सकते हो, या एक दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बना सकते हो। कितने समय में, खरीदने के लिए है 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 1 साल ना भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं। खरीदने के लिए है 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, और बनाने के लिए है 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो ये एलटीसीजी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट होगा, एलटीसीजी और अमाउंट इन्वेस्टेड दोनों में से जो भी लेस है। तो अगर एलटीसीजी 1,20,00,000 है और मैंने इन्वेस्ट 1 करोड़ किया तो बताओ कितना एग्जेम्प्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो एग्जेम्प्ट भी कितना होगा, 1 करोड़। अच्छा, अगर मैंने 1,20,00,000 का एलटीसीजी है, इन्वेस्ट 1.5 करोड़ कर दिया तो एग्जेम्प्ट कितना होगा, 1,20,00,000। अरे भाई, जब एलटीसीजी ही 1,20,00,000 है तो एग्जेम्प्ट 1.5 करोड़ कैसे हो सकता है, एग्जेम्प्ट मैक्सिमम कितना होगा, 1,20,00,000। तो एलटीसीजी और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। ठीक है, चलो अब आओ थ्योरेटिकल पे, जरा वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, आओ एक रीडिंग मारते हैं इसकी। देखो सेक्शन 54 की क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देना। पहला पॉइंट, असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ। दूसरी शर्त, कौन सा असेट ट्रांसफर किया हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या करी हो, ट्रांसफर। तीसरी बात, ट्रांसफर पे क्या आया हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या कहा था, अगर आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करवाना चाहते हो, एग्जेम्प्ट, तो उस पैसे को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहां पर, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन। ये देखना जरा थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर एक पॉइंट है जरा, मतलब यहां पर क्या है, देखो वो तो मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेन कर दिया था। यहां पर क्या है, अगर कैपिटल गेन एलटीसीजी 2 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपका एलटीसीजी 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप एक, इंपॉर्टेंट है, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, या एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बना सकते हो। ठीक है, कितने समय में, परचेज करने के लिए 2 साल, कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 साल। तो मेरे को एक बार बताओ, यही तो बताया मैंने, अगर कैपिटल गेन कितना है, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो खरीद लो या तो बना लो। परचेज करने के लिए 2 साल, बनाने के लिए 3 साल। अगर ऐसा करते हो तो आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, कितनी, अमाउंट इन्वेस्टेड और एलटीसीजी विच एवर इज लोअर। तो ये आपकी चौथी शर्त हो गई और ये आपकी 5वीं शर्त हो गई। अब सुनो, व्हाट इफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। ये देखो, इफ कैपिटल गेन इज अप टू ₹2 करोड़, तो क्या होगा, डिफरेंस देखना। 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कैन बी परचेज्ड, यानी पता है, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए या उससे कम है तो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं, मैं 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो खरीद लूं या तो बना लूं उसी समय के अंदर अंदर, बनाने के लिए 3 साल और खरीदने के लिए 2 साल।
यानी पता है मुझे एक बात और जो क्लियर हुई है यहां पर, वो क्या है, मुझे बताना इस वाले केस में एलटीसीजी कितना था, 1,20,00,000, तो 2 करोड़ से नीचे है, तो पता है मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कहां कर सकता हूं, मैं परचेज कर सकता हूं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक नहीं मैं 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं मैं, या मैं बना सकता हूं 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसी समय रेखा के अंदर अंदर, मतलब 2 साल और 3 साल के अंदर अंदर। हां, अगर कैपिटल गेन आपका 2 करोड़ से ज्यादा है तो फिर सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो खरीद लो या एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बना लो, लेकिन अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम है तो मैं 2 खरीद सकता हूं या मैं 2 बना सकता हूं। और एक बात उन्होंने और कही है, सुनो, एक बात उन्होंने और कही है, वेयर ड्यूरिंग एनी असेसमेंट ईयर द assessee has exercised the option to purchase or construct 2 residential house properties, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same or any other assessment year। पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर आपने एक बार इस वाले बेनिफिट को अवेल कर लिया ना, बेनिफिट अवेल्ड, कौन से वाले बेनिफिट को, 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने वाले बेनिफिट को। गवर्नमेंट ने कहा आप कितनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या बना सकते हो अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, 2, तो गवर्नमेंट ने कहा आपने एक बार ये बेनिफिट अवेल कर लिया तो फिर आगे आप कभी भी ये वाला बेनिफिट अवेल नहीं कर पाओगे। तो एक बात याद रखना, इस क्लॉज का, 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने वाले क्लॉज का बेनिफिट आप सिर्फ एक मर्तबा ले पाओगे। तो एक बार अगर मैंने 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके बाद लाइफ लॉन्ग मैं 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाऊंगा इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो याद रखना ये बेनिफिट आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा। अगर मैंने 19-20 प्रीवियस ईयर के लिए ये बेनिफिट ले लिया तो मैं आगे किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए ये बेनिफिट अवेल नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले केस में कितना एलटीसीजी आया था, 1,20,00,000। अगर मैं इस 1,20,00,000 से मैं 2 हाउस प्रॉपर्टीज परचेज कर लेता हूं या मैं 2 हाउस प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, तो याद रखना क्योंकि ये बेनिफिट आप एक बार ले चुके हो प्रीवियस ईयर 19-20 में, तो आगे किसी भी प्रीवियस ईयर में आप ये वाला बेनिफिट आप अवेल नहीं कर पाओगे। मतलब आगे कभी भी आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज परचेज या कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका ना सेक्शन 54 है। मैं एक बार दोबारा आपको ना पूरा सेक्शन समअप करता हूं, सुनो। 5 शर्तें हैं बस, वो याद रखनी है। असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ। असेट ट्रांसफर कौन सा किया हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ट्रांसफर पे क्या आया हो, एलटीसीजी। अच्छा, अगर हम एलटीसीजी को क्या करवाना चाहते हैं, एग्जेम्प्ट, तो हमें एलटीसीजी को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट। कहां पर, दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में या बनाने में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है, कितनी खरीद सकता हूं या बना सकता हूं, 1। अच्छा, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम है तो कितनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं या बना सकता हूं, 2 खरीद सकते हो या 2 बना सकते हो। कितने समय के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर इन केस ऑफ परचेज, और विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। और एक बात याद रखना, अगर आपने एक बार 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली या बना ली किसी प्रीवियस ईयर में, तो याद रखना आगे किसी भी प्रीवियस ईयर में ये वाला बेनिफिट आप अवेल नहीं कर पाओगे। और सुनो, एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी इस सेक्शन में,
जितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है, या LTCG विच एवर इज लेस। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको हर सेक्शन के कवर करके चलने हैं। फिलहाल मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सेक्शन 54 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दो बातें इसमें बताने वाली मुझे और हैं आपको, वो मैं ना आपको बताऊंगा। एक बार ये पहले 6 सेक्शंस कंप्लीट कर लूं, फिर 2 बातें मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपका सेक्शन 54 हमने कवर किया। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। चलो अच्छा, इस लेक्चर में हम कुछ और सेक्शंस डिस्कस करेंगे। बाकी अब सिंपल है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। देखो अगला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 54B। फिर से बताओ, इस सेक्शन में एग्जेम्पशन कौन ले पाएगा? या तो इंडिविजुअल या तो HUF। अब सुनो सुनो ध्यान से, कौन सा असेट ट्रांसफर किया है आपने? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो मेरे को एक बात बताओ, पहली शर्त क्या है? इंडिविजुअल होना चाहिए या HUF? दूसरी शर्त क्या है? ट्रांसफर किया हो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। एक शर्त है जो आप याद करो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 में कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में भी बताई थी। दैट लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। भाई एग्रीकल्चरल लैंड, कोई भी लैंड एग्रीकल्चरल कब माना जाएगा? जब आप उसे यूज करो। किसके लिए? एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए आप यूज करो, कम से कम 2 साल प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। कौन यूज करे? या तो इंडिविजुअल खुद करे, या उसके पेरेंट्स करें, या HUF के केस में वो HUF करे। तो मुझे फिलहाल बताओ, 3 पॉइंट्स करें। असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल या HUF? क्या ट्रांसफर करा है? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तीसरी शर्त, उस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को असेसी ने या उसके पेरेंट्स ने यूज किया हो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, तभी तो वो कहलाएगा एग्रीकल्चरल लैंड। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब सुनो चौथी शर्त, उस ट्रांसफर पे या तो आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और आप इस कैपिटल गेन को क्या करवाना चाहते हो? एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो। तो क्या करना पड़ेगा? इस पैसे को, कैपिटल गेन के पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैपिटल गेन के पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहां पर? एक दूसरे एग्रीकल्चरल लैंड में। अब सुनो सुनो सुनो, उन्होंने दूसरा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहा, उन्होंने कहा है दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड। फिर वो चाहे अर्बन हो या रूरल हो। तो एक बात समझो, बेचा कौन सा है? अर्बन। खरीद सकते हो अर्बन भी और रूरल भी, और खरीदने के लिए समय कितना है? विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यह आपकी 5वीं शर्त। और अगर खरीदते हो तो बताओ क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन मिलेगी, वही सेम अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। एक आपको बड़ी काम की बात बताऊं मैं, सुनो, काम की बात बताऊं, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। पता है आपने एक बार नोटिस करी, सेक्शन 54 में ये जो 4th कॉलम है उसमें मैंने लिखा था LTCG, और यहां पर मैंने लिखा है STCG LTCG बोथ। पता है इन दोनों इसका रेलेवेंस क्या है? सेक्शन 54 के पास ना पावर सिर्फ LTCG को एग्जेम्प्ट करवाने की पावर है। मतलब अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है और उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ना, तो आप सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाओगे। मैं सेक्शन 54 में लिख रहा हूं अभी, नो एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड इन
रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। याद रखना सेक्शन 54 आपको एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसकी देता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन देता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की आपको एग्जेम्पशन नहीं देता। जबकि सेक्शन 54B शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की भी एग्जेम्पशन देगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी एग्जेम्पशन देगा। अब मैं आपसे ना बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना जरा, थोड़ा सा ना लिंकेज जरा समझ के चलना, कोरिलेशन हम करेंगे वो समझ के चलना। सुनो, मुझे अब एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, हमने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटिंग हमने 2 सेक्शन करे। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटिंग हमने 2 सेक्शन करे। एक तो हमने पढ़ा 10 सबसेक्शन 37, एक बार देखना चाहते हो रजिस्टर खोल के तो वो भी देखो, और एक हम अभी जो पढ़ा सेक्शन 54B, 2 पढ़े। अब हम समझते हैं इन दोनों सेक्शंस पे, ये दोनों अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सुनना। पता है, अगर तो आपके अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का, ध्यान से सुनना, अगर आपके अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है ना, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 1037 में। अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का क्या हुआ है? कंपल्सरी एक्विजिशन, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 1037 में। लेकिन अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं हुआ, हमने बेचा है, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 54B में। पहला डिफरेंस, मैं डिफरेंस करा रहा हूं आपको दोनों में, ठीक है। दूसरा डिफरेंस सुनो, दूसरा डिफरेंस सुनो। पता है, अगर आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 31 की एग्जेम्पशन चाहिए ना, एग्जेम्पशन चाहिए, तो याद रखना सेक्शन 1037 इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं करता है। मतलब सेक्शन 1037 ये नहीं कहता है कि पैसे को इन्वेस्ट करोगे तभी एग्जेम्पशन मिलेगी। मतलब पता है, इन्वेस्टमेंट नॉट नेसेसरी। तो याद रखना, अगर आप 1037 की एग्जेम्पशन लेना चाहते हो ना, तो इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, आपको एग्जेम्पशन मिलेगी मिलेगी। मतलब पता है, इररिस्पेक्टिव आप पैसे को इन्वेस्ट करो या ना करो, आप सेक्शन 1037 का एग्जेम्पशन आप क्लेम कर पाओगे। लेकिन सेक्शन 54B साफ साफ कहता है आपको, अगर आपको 54B की एग्जेम्पशन चाहिए ना, तो भैया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसमें? अनदर एग्रीकल्चरल लैंड में। मतलब पता है, आपको कैपिटल गेन के पैसे से एक दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना पड़ेगा। अब चाहे अर्बन खरीदो, चाहे रूरल खरीदो। कितने साल में? 2 साल के अंदर अंदर, तभी आप 54B की क्या ले पाओगे? एग्जेम्पशन ले पाओगे। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं बिटवीन सेक्शन 1037 एंड 54B। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से। तो पता है, एक बात याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, 1037 अप्लाई करेगा। अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है, 54B अप्लाई करेगा। 1037 कहता है इस सेक्शन में एग्जेम्पशन लेने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। मतलब आप कैपिटल गेन के पैसे को इन्वेस्ट करो या ना करो, हम आपको एग्जेम्पशन देंगे पूरी। मतलब जितना कैपिटल गेन है पूरा एग्जेम्प्ट, इररिस्पेक्टिव आप उस पैसे को इन्वेस्ट करो या नहीं। लेकिन 54B कहता है इस सेक्शन में अगर एग्जेम्पशन लेनी है ना, तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कहां पर? अनदर एग्रीकल्चरल लैंड।
अब अर्बन खरीदो या रूरल खरीदो वो आपकी मर्जी है, और कितने पीरियड में खरीदना है, 2 साल के अंदर अंदर आपको खरीदना ही है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ सेक्शन 54B। फिर से बता रहा हूं मैं आपको एक बात, सेक्शन 54 में याद है मैंने क्या कहा था, 2 पॉइंट्स हैं जो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, वो लास्ट में बताऊंगा। सेम बात मैं यहां पर भी कर रहा हूं 54B में। 2 बातें हैं जो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, वो 2 बातें कॉमन है, तो मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगा क्या 2 बातें हैं। ठीक है, फिलहाल 2 सेक्शंस हमारे कंप्लीट हुए, सेक्शन 54 एंड 54B। चलो आ जाओ अगला। अब अगला क्या है, अगला है सेक्शन 54D। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है देखते हैं, एनी असेसी, मतलब 54D की एग्जेम्पशन लेने के लिए आपका इंडिविजुअल या HUF होना जरूरी नहीं है। आप कंपनी हो, फर्म हो, AOP POI हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस, आप इसका एग्जेम्पशन आप क्लेम कर पाओगे। ठीक है, अब सेकेंड हुआ क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है किसका, ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब सोच के देखो, एग्जांपल सुनो, सोच के देखो, मेरी एक फैक्ट्री थी, जमीन थी, जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड थी, एक फैक्ट्री थी। गवर्नमेंट ने क्या करा, मेरी वो पूरी जमीन और बिल्डिंग कंपल्सरली क्या कर ली है, एक्वायर। तो मेरी लैंड और बिल्डिंग विच वॉज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, सिंपल वर्ड्स में बोले तो फैक्ट्री, उसका क्या हो गया है, कंपल्सरी एक्विजिशन। एक नोट लिखा है यहां पर, देखो क्या नोट है, वही सेम नोट है जो 54B में करा था, वही सेम नोट। must be used by the assessee for purposes of business of industrial undertaking in 2 immediately preceding previous years। याद रखना, एक शर्त है यहां पर, आपने उस लैंड और बिल्डिंग को यूज किया हो अपने बिजनेस के लिए कम से कम पिछले 2 साल। ठीक है, तो आप 54D का एग्जेम्पशन अवेल कर पाओगे। तो मुझे बताओ पहली शर्त क्या है, असेसी कोई भी हो सकता है। दूसरी शर्त क्या है, आपकी फैक्ट्री का, लैंड एंड बिल्डिंग का फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का क्या हुआ है, कंपल्सरी एक्विजिशन। उस पर क्या आया, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और हम उस शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करवाना चाहते हैं, एग्जेम्प्ट। तो सुनो, अब उन्होंने क्या कहा, पैसे को इन्वेस्ट कहां पर करना है, या तो परचेज कर लो और कंस्ट्रक्ट कर लो अनदर लैंड और बिल्डिंग, और कंस्ट्रक्ट कर लो एनी बिल्डिंग फॉर शिफ्टिंग एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग और ओपनिंग न्यू अंडरटेकिंग विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। वही सेम बात। कहने का मतलब है या तो खरीद लो या तो बना लो। ठीक है, अच्छा अपने आप बताओ, खरीदोगे क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, बनी बनाई लैंड और बिल्डिंग ले लो, या लैंड ले लो और उसके ऊपर बिल्डिंग बना लो। बात समझ आई क्या कहा है मैंने, या तो लैंड और बिल्डिंग बनी बनाई खरीद लो, या लैंड खरीद के उसके ऊपर बिल्डिंग बना लो। खरीदने के लिए और बनाने दोनों के लिए आपको कितने साल दिए गए हैं, 3 साल, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो उन्होंने कहा या तो आप बनी बनाई लैंड और बिल्डिंग खरीद लो, या लैंड खरीद के उसके ऊपर बिल्डिंग बना लो 3 साल के अंदर अंदर। तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर शैल बी एग्जेम्प्ट। तो ये आपकी चौथी शर्त और ये आपकी 5वीं शर्त। दोबारा बताओ, चलो एक बार सुनो दोबारा, मुझे बताओ सेक्शन 54D का एग्जेम्पशन कौन ले सकता है, कोई भी असेसी। दूसरा, क्या हुआ क्या है, कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है किसका, लैंड और बिल्डिंग का
फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। सिंपल वर्ड्स में, मेरी एक फैक्ट्री थी, गवर्नमेंट ने उस फैक्ट्री को क्या कर लिया है, कंपल्सरीली एक्वायर। कंपल्सरी एक्विजिशन पे या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है या लॉन्ग टर्म। मैं इस पैसे को क्या करवाना चाहता हूं, एग्जेम्प्ट। तो गवर्नमेंट ने कहा इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। एग्जेम्पशन चाहते हो ना, तो इस पैसे को क्या करो, एग्जेम्प्ट इन्वेस्ट करो। मैंने कहा कहां पर, गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, बनी बनाई लैंड और बिल्डिंग ले लो, बनी बनाई लैंड और बिल्डिंग ले लो, और अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग उस नई लैंड और बिल्डिंग में क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, या एक नई अंडरटेकिंग ओपन कर दो। बात समझो। या फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा, लैंड खरीद लो और उसके ऊपर एक नई बिल्डिंग बना लो। उस बिल्डिंग में क्या करो, अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्ट कर लो या न्यू अंडरटेकिंग शुरू कर लो। 3 साल के अंदर अंदर अगर आप ऐसा करते हो तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर शैल बी एक्सेप्ट, वो पैसा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 54 डी। चलो अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है, सेक्शन, देखो सेक्शन 54 EC क्या कहता है, सेक्शन 54 EC। अच्छा, 54 EC का बेनिफिट भी कोई एसएससी ले सकता है, कोई भी एसएससी। अच्छा, आपने कौन सा सेट ट्रांसफर किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी पता है उन्होंने वर्ड क्या लिखा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सुनना ध्यान से, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी में मुझे बताओ, क्या रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी आ गई, इमूवेबल ही तो है, आ गई। क्या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड भी आ गया, बिल्कुल आ गया इमूवेबल में। तो यहां पर आपने नोटिस करा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। अब आप पूछोगे कि सर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर बेची है, अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अभी बेची है, ध्यान से सुना, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर बेची है तो 54 अप्लाई करेगा या 54 EC अप्लाई करेगा। तो याद रखना 54 भी करेगा और 54 EC भी करेगा, मतलब आप बेनिफिट EC का भी ले सकते हो और आप बेनिफिट 54 का भी ले सकते हो। अच्छा, अब आप पूछोगे सर अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है तो 54 बी अप्लाई करेगा या 54 EC अप्लाई करेगा। तो याद रखना बी भी करेगा, EC भी करेगा, मतलब आप बेनिफिट बी का भी ले सकते हो या आप बेनिफिट EC का भी ले सकते हो, चाहो तो दोनों का भी ले सकते हो। चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, दूसरी शर्त ये हो गई, और बाकी और इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आई गई ना, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे सपोज कोई कमर्शियल बिल्डिंग बेची है, कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी, वो भी तो अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही आएगी, कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, बेचने पे क्या आया है बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है बेचने पे। तो मुझे बताओ 3 शर्तें क्या क्या है। इस सेक्शन का बेनिफिट कोई भी एसएससी ले पाएगा जिसने इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या करी है, ट्रांसफर करी है, और ट्रांसफर करने पे क्या आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सुनो, ये सेक्शन कहता है कि अगर आपको इस LTCG को एग्जेम्प्ट करवाना है ना, तो आपको LTCG के पैसे को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने पूछा कहां पर, उन्होंने कहा बॉन्ड्स में आपको इस पैसे को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट। मैंने कहा कौन से बॉन्ड्स में, उन्होंने कहा NHAI के बॉन्ड्स, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर RECL के बॉन्ड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, लिखना चाहो तो लिख लेना, और एनी अदर बॉन्ड्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना ये सारे बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 years होने चाहिए
और इशूड होने चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018। अच्छा, मैंने फिर एक बात और पूछी कि बॉन्ड्स खरीदने के लिए बॉन्ड्स कितने समय में खरीदने हैं, तो उन्होंने कहा डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे। तो जो भी आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर है, सपोज जैसे पहले वाले केस में ना 16 जून 19 थी डेट ऑफ ट्रांसफर, तो 16 जून 19 से 6 मंथ्स, मतलब पता है यह आ जाएगा 16 दिसंबर 19 तक मुझे बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे। लेकिन एक शर्त है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आप बॉन्ड्स में कर सकते हो दैट इज ₹50 लाख। इसका बड़ा काम आ जाता है। सुनना बात, मैं आपको बताता हूं, सुनो अब मेरी बात समझना, सुनो ध्यान से जरा सुनना एक मेरी बात है। अच्छा, इमेजिन करो मैं यहां पर थोड़ा सा बात करूं आपसे, कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल मेरी बात समझनी है। यहां पर देखो सेक्शन 54 देखो। अच्छा, इमेजिन करो, एक सिचुएशन आपको देता हूं। मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, ठीक है? क्या थी मेरे पास? एक, ये देखो यहां पर देखो, मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी जो हमने बेची। बेचने पे हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,25,00,000 का। बेचने पे हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,25,00,000 रुपए का। यहां चलो 2,75,00,000 ले लेते हैं। 2,75,00,000 रुपए का क्या हुआ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब सुनो, मैं इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करना चाहता हूं, मतलब मैं इस पैसे पे टैक्स सरकार को नहीं देना चाहता। तो गवर्नमेंट ने कहा था आप इस पैसे को क्या कर दो? इन्वेस्ट। अब सुनना, अब पता है क्या, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर बेचता हूं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, तो मेरे ऊपर 2 सेक्शन अप्लाई होते हैं। कौन कौन से 2? मेरे ऊपर 54EC भी अप्लाई करेगा और मेरे ऊपर 54 भी अप्लाई करेगा। ठीक है भैया, ऐसा है ना, 54EC कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और 54 कहता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची हो, वही बेची है। तो मेरे ऊपर 54EC भी लगेगा और मेरे ऊपर 54 भी अप्लाई करेगा। तो मैं एग्जेम्पशन EC की भी ले सकता हूं और 54 की भी ले सकता हूं। तो पहले बात कर लेते हैं 54 की। अब सुनो, इमेजिन करो एक केस, कितने का LTCG हुआ था? 2,75,00,000 का। 54 ने कहा था अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको मोर देन 2 करोड़ होता है तो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेज करो या क्या करो? कंस्ट्रक्ट। कितनी? सिर्फ एक। या तो परचेज या तो कंस्ट्रक्ट। चलो हमने क्या करा? परचेज कर ली। पता है वो कितने की आई? 2.25 करोड़ की आई। वो जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हमने खरीदी वो 2.25 करोड़ की आई। चलो, तो 2,75,00,000 में से 2.25 करोड़ तो इन्वेस्ट हो गया अंडर सेक्शन 54। कितना बच गया? 50 लाख बच गया। अब सुनो, सोचो, अब मैं इस 50 लाख पे टैक्स नहीं देना चाहता, मैं इस 50 लाख को भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 54EC में आप क्या खरीद सकते हो? इस 50 लाख रुपए के बॉन्ड्स, चाहे NHAI के खरीद लो, चाहे RECL के खरीद लो, या कोई और खरीद लो जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा हो, नोटिफाई। बस याद रखना, ये बॉन्ड रिडीमेबल होने चाहिए आफ्टर 5 इयर्स और इशू होने चाहिए 1 अप्रैल 18 को या उसके बाद। कितने महीनों के अंदर अंदर खरीदने हैं? ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आपको खरीदने हैं। तो मुझे बताओ कितने की खरीद रहा हूं मैं? 50 लाख के। तो एक बात बताओ, मैंने 2,75,00,000 में से 2.25 करोड़ तो एग्जेम्प्ट कराया 54 में और बचा हुआ 50 लाख मैंने एग्जेम्प्ट करवाया 54EC में। क्या करवा सकता हूं? मैं बिल्कुल करवा सकता हूं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 मेथड्स कैन बी यूज्ड।
ठीक है, तो दो एग्जेम्पशंस का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगली बात हमारी वही है सेम, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, तो मेरे को बताओ कितना एग्जेम्पशन मिलेगा आपको। अमाउंट इन्वेस्टेड, चलो बताओ कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों में से जो भी क्या है लेस है। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और लास्ट हमारे पास आता है सेक्शन 54F। पहले तो 54F का बेनिफिट कौन ले सकता है, इंडिविजुअल और HUF। अच्छा, क्या ट्रांसफर किया है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, वही सेम बात है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, हां, नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो इस सेक्शन ने साफ साफ आपको क्लियर कर दिया है कि अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची ना तो आपके ऊपर 54F अप्लाई नहीं करेगा। यहां पर नहीं लिखा था नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यहां पर नहीं लिखा था नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो तो आप ईसी का बेनिफिट ले सकते हो, ईई का ले सकते हो, एफ का नहीं ले पाओगे आप, नॉट बीइंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा एक बताओ, तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं एक बात, मुझे चल एग्जांपल देना। अगर मैंने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है लॉन्ग टर्म, तो क्या मैं 54F का बेनिफिट ले पाऊंगा? बिल्कुल, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अच्छा, अगर मैंने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है तो क्या मैं 54F का बेनिफिट ले पाऊंगा? मैं नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, अच्छा एग्जांपल दो एक और, एक बताओ, अगर मैंने ज्वेलरी बेची है लॉन्ग टर्म, क्या मैं 54F का बेनिफिट ले पाऊंगा? बिल्कुल, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, अच्छा अब बताओ, पहली शर्त हो गई इंडिविजुअल HUF होना चाहिए, दूसरी शर्त है क्या ट्रांसफर करा है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जिसके ट्रांसफर पे क्या आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सुनो ध्यान से सुननी है मेरी बात, यहां पर चेंज है, यहां पर चेंज है, ध्यान से सुनना है। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो आप क्या करो, सुनो, आप क्या करो, आप परचेज कर लो 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यहां लिख लेना, परचेज 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, वही सेम बात सेक्शन 54 वाली, और कंस्ट्रक्ट कर लो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब सुनो मेरी बात, बेचा क्या है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और खरीदना क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। या तो खरीद लो या तो बना लो। खरीदने की टाइम रेखा क्या है, वही सेम जो 54 में थी, 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर, और कंस्ट्रक्ट करने की टाइम लिमिट क्या है, 3 ईयर आफ्टर। तो एक बार बताओ, इस सेक्शन में दोबारा बताओ, बेचा क्या है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और खरीदना क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। या खरीद लो या बना लो, और एक ही कर सकते हो। जैसे पता है 54 में तो क्या था, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो 1 कर सकते हो, 2 करोड़ तक है तो 2 कर सकते हो। ये सेक्शन साफ साफ कहता है 1 ही कर सकते हो। फिर क्या कहा उसने, असेसी शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। उसने क्या कहा, असेसी के पास ट्रांसफर वाली डेट को एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब समझो गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है एक आपके पास ऑलरेडी है, एक आप और खरीद लो या बना लो। मतलब कितनी हो गई, 2 हो गई आपके पास। वैसे भी 2 तो अलाउड है ना, कितनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रख सकते हैं, 2 तो रख सकते हैं ना। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है,
एक आपके पास ऑलरेडी है, एक और बना लो या खरीद लो। अच्छा, अब मेरे पास ना ऑलरेडी दो हैं। अब गवर्नमेंट कहेगी भाई तेरे पास ऑलरेडी दो हैं, मैक्सिमम रखी कितनी जा सकती हैं? दो। तो जब तेरे पास ऑलरेडी दो हैं तो क्या तू और एक खरीद या बना सकता है? तू नहीं कर सकता। तो याद रखना, आपके पास ट्रांसफर वाली डेट को एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कह रही है एक है, एक और खरीद लो या बना लो, हो गई दो। अच्छा, अगर आपके पास ऑलरेडी दो हैं तो ना आप खरीद सकते हो ना बना सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहा? असेसी शुड नॉट परचेज एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years or construct any other residential house property within a period of 3 years from the date of transfer within 3 years from the date of transfer of original asset। पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक आपने खरीद ली या बना ली, उसके अलावा आप 2 सालों में कोई परचेज नहीं करोगे अगले 2 सालों में, और अगले 3 सालों में आप कोई कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे। भाई हो तो गई दो ऑलरेडी। भाई एक आपके पास थी, एक आपने और खरीद ली या बना ली इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशन, तो हो गई ना दो अलाउड है। आप उनके अलावा ना और कोई खरीदोगे ना और कोई बनाओगे। कितने समय में नहीं खरीद सकता? 2 साल में। और कितने समय में नहीं बना सकता? 3 साल में नहीं बना सकता मैं। अब सुनो, लास्ट बात, बड़ी काम की बात पे आ रहा हूं। इस सेक्शन में एग्जेम्पशन बाकी सेक्शंस की तरह नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ना एग्जांपल देके समझाता हूं इस सेक्शन में एग्जेम्पशन कैसे है। ये देखना जरा, समझना है सबने। ये देखो, अज्यूम करते हैं, चलो मिस्टर ए के पास ना ज्वेलरी थी, जो उसने 2004-2005 में खरीदी थी। अब मिस्टर ए ने क्या करा? मिस्टर ए ने अपनी ये ज्वेलरी मिस्टर बी को बेच दी, सेल। कब करी? 1920 में उसने ये ज्वेलरी क्या कर दी? सेल। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹50 लाख। तो कितने रुपए के लिए? 50 लाख रुपीस कंसिडरेशन के लिए उसने अपनी ज्वेलरी मिस्टर बी को बेच दी। अब सुनो, ध्यान से सुनना। अब कुछ ब्रोकरेज वगैरह भी उसने पे करी। जिस ब्रोकर ने डील करवाई थी उसको ब्रोकरेज भी दी। सपोज ब्रोकरेज गई 1 लाख रुपए की ब्रोकरेज गई, ठीक है। अच्छा, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इस ट्रांजैक्शन पे। एग्जांपल ले रहा हूं, 10 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब पता है गवर्नमेंट ने क्या कहा? सुनो, गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा अगर आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करवाना चाहते हो? एग्जेम्प्ट। तो आपको, अगर आप एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने पूछा कहां पर इन्वेस्ट करना है? तो गवर्नमेंट ने कहा एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बना सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अभी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इस वक्त मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, एक है ना, तो एक आप और बना सकते हो या खरीद सकते हो। सुनो, अच्छा, अब मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब इस सेक्शन की खासियत क्या है? ये सेक्शन कहता है अगर आप LTCG को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो ना, इस 10 लाख को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो, तो 10 लाख इन्वेस्ट नहीं करना है। बाकी सेक्शंस में यही था। बाकी सेक्शंस क्या कहते थे? अगर LTCG को एग्जेम्प्ट करवाना है तो LTCG के पैसे को क्या कर दो? इन्वेस्ट। लेकिन ये सेक्शन कहता है LTCG को एग्जेम्प्ट करवाने के लिए LTCG इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि
ज्वेलरी बेच के, ध्यान से सुनना, ज्वेलरी बेच के नेट जितना पैसा आया ना वो सारा का सारा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे एक बार बताओ, ज्वेलरी बेच के नेट कितना पैसा आया? 50 लाख की बिकी थी, जिसमें से 1 लाख तो चला गया ब्रोकरेज का, तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ गया? 49 लाख। तो ये सेक्शन कहता है इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशन ऑफ ₹10 लाख 49 लाख इज टू बी इन्वेस्टेड। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन रेस्ट ऑफ द सेक्शंस एंड सेक्शन 54F। बाकी सेक्शंस कहते थे अगर एलटीसीजी को एग्जेम्प्ट करवाना है तो एलटीसीजी को इन्वेस्ट करो। ये सेक्शन कहता है एलटीसीजी को एग्जेम्प्ट करवाने के लिए एलटीसीजी इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि असेट को बेच के जितना नेट पैसा आया है ना वो सारा का सारा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ये गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करने को कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है 10 लाख का एग्जेम्पशन चाहते हो ना तो पूरा 49 लाख इन्वेस्ट करना। ठीक है, मैंने पता है इन्वेस्ट कितना करा? मैंने इन्वेस्ट करा 40 लाख। मैंने कितना इन्वेस्ट करा? 40 लाख। गवर्नमेंट ने क्या कहा था? 10 लाख का एग्जेम्पशन चाहते हो तो पूरा 49 लाख इन्वेस्ट करना। मैंने करा 40 लाख। तो एक बात तो पक्की है, मुझे 10 लाख रुपए की एग्जेम्पशन तो नहीं मिलती। तो फिर कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? यूनिटरी मेथड बेसिस पे आप निकाल सकते हो, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। बताओ कैसे? 49 लाख अगर इन्वेस्ट करता तो 10 लाख का एग्जेम्पशन मिलता, तो 40 लाख इन्वेस्ट करके 10/49 इंटू 40, बस जो ये अमाउंट आएगा ना, ये पैसा आपका बताओ क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 54F। तो पता है 54F ना बाकी सेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी सेक्शंस कहते थे अगर एलटीसीजी एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो एलटीसीजी को इन्वेस्ट करो। ये सेक्शन कहता है एलटीसीजी को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हो तो नेट सेल कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करो। तो सॉल्व करना, यह आएगा 10 डिवाइड बाय 49 इंटू 40, 8.16। इसका मतलब मुझे बताओगे 10 लाख में से कितना एग्जेम्पशन ले पाऊंगा? मैं 8.16 लाख की एग्जेम्पशन ही ले पाऊंगा। तो बताओगे कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 10 में से 8.16 तो एग्जेम्प्ट हो गया, बचा 1.84 लाख। ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, जिस पे मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। पक्का बताओ? डिस्कशन हमारा ये वाला सारा क्लियर हुआ? ठीक है, तो बस ना इन जो हमने 6 सेक्शंस पढ़े हैं इनमें बस ध्यान रखने वाली जो चीजें हैं वो क्या हैं? 5 या 6 पॉइंट्स हैं टोटल। पहला, कौन सा असेसी बेनिफिट ले सकता है? दूसरा, असेट ट्रांसफर कौन सा किया है? तीसरा, कैपिटल गेन कौन सा आया है, कौन सा एग्जेम्प्ट है? शॉर्ट टर्म एग्जेम्प्ट है, लॉन्ग टर्म एग्जेम्प्ट है, दोनों एग्जेम्प्ट है। अगला, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जेम्पशन लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है, कितने समय में करना है, और पांचवा, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। तो हर सेक्शन की ये 5 बातें फिलहाल आपको याद करके चलनी है, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अभी याद रखना सेक्शन 54 कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मुझे 2 बातें एटलीस्ट आपको अभी और बतानी है। ठीक है, चलो बाकी हम कल करते हैं।